देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन पर ही चली जा रहे थे, मगर थोड़ी दूरी पर बने स्टेशन और हाट के बीच ट्रेन की रफ्तार में बाधा आ रहे थे। ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ और इससे बजने वाली सीटी लगातार घर जल्दी पहुंचने की उम्मीद जगाए हुए थे। आज भी इन पैसेंजर ट्रेनों का भगवान ही मालिक है। एक तो छोटी लाइनों की इन ट्रेनों के स्टॉपेज बहुत पास पास होते हैं, दूसरा इंजन जब चाहे खराब हो जाता है। आज भी ट्रेन का इंजन क्या खराब हुआ, जैसे मुसीबत ही आ गई। आज ये ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो चुकी थी। उस पर डिब्बे की लाइट गुल थी, अंदर और बाहर घुप अंधेरा था। ट्रेन के डिब्बे की सवारियां भी धीरे धीरे स्टेशनों पर उतरती जा रही थी। तभी विजय ने देखा डिब्बा पूरा खाली हो चुका है। ट्रेन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। रात के लगभग 9 बज चुके थे। घड़ी में ठीक ठीक समय देख पाना मुश्किल था। पिछले स्टेशन की मंद रोशनी से बस अंदाजा ही लग पाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति कंबल ओढ़े उस स्टेशन से चढ़ा और विजय बाबू के पास वाली सीट पर बैठ गया। विजय बाबू के मन में उसे देखकर कुछ तसल्ली हुई कि चलो कोई तो पास बैठा है। तभी विजय ने उससे पूछा, बाबा कहाँ जाना है? पर बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। विजय बाबू ने फिर से कहा, आज सर्दी पड़ी है ना, और ऊपर से ये ट्रेन भी लेट हो गई। पता नहीं घर कब और कैसे पहुंचेंगे। हाँ, सही कहा बेटा विजय तुमने। तुम्हारा घर तो स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर भी है और ऊपर से रास्ता भी खराब है। बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुनकर विजय एकाएक चौंका। उसने कहा, लेकिन बाबा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारे घर गांव को भी जानता हूं। अब उतरो, स्टेशन आ चुका है। अंदर से घबराए विजय को अंधेरे और बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ डर सा लगने लगा। कंपिल रोड स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का था। हाँ, लेकिन बाबा आपको जाना कहाँ है? तुम्हारे साथ ही चलना है बेटा। मेरे साथ? हाँ, एक परिचित की मौत हो गई है, उसे देखने जाना है। चलो, अब तुम्हारा साथ हो गया तो दूरी का पता नहीं चलेगा। ट्रेन सीटी बजाती हुई जा चुकी थी। स्टेशन पर उतरकर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। विजय को अंधेरे सन्नाटे के अलावा और कुछ भी दिख नहीं पा रहा था। तभी अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो बुजुर्ग और विजय कुत्तों के नज़दीक पहुंचे, कुत्ते डरकर भौंकते हुए दूर भाग गए। विजय कुछ समझ नहीं सका। पटरी के सहारे बनी पगडंडी पर विजय और वो बूढ़ा व्यक्ति कंबल लपेटे आगे बढ़े चले जा रहे थे। रात में ना तो पगडंडी और ना ही बूढ़ा दिख रहा था। विजय को एक छाया का बस एहसास हो रहा था। बस इतना सुकून मन में था कि एक से भले 2 हैं। उससे बात करते विजय बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक एक झाड़ से बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, आवाज़ और तेज होती जा रहे थे। उसका मन बहुत घबराया। वो सोचने लगा कि आज तो अच्छा फंसा अंधेरे में। पता नहीं कैसे कैसे अपशगुन हो रहे हैं। उसे घर की दूरी अब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे थे। तभी अचानक से उसे कुछ दूर रोशनी दिखाई दी। उसके मन को कुछ तसल्ली मिली। सोचा, पटरी के किनारे चलो कोई तो मिला। रोशनी और थोड़ी भीड़ के साथ कुछ दूरी सुकून से कटेगी। वो तेजी से कदम आगे बढ़ता जा रहा था, पर वो बूढ़ा वो बहुत ही फुर्ती में दिख रहा था। इतना तेज तो नौजवान भी नहीं चलते हैं।
तभी वो बोला, बाबा वो आगे कुछ रोशनी आपको भी दिख रही है क्या? हाँ हाँ बेटा, जल्दी आगे बढ़ो, मेरी मंजिल नज़दीक आ गई है। वो बूढ़े के पीछे से तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, उसने देखा 10-12 लोग किसी आदमी को उल्टी चारपाई पर लिए जा रहे हैं। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। लोग तो अक्सर सीधी चारपाई पर लेटते हैं, पर अरे अरे बाबा, ये देखो, ये लोग उल्टी चारपाई लिए जा रहे हैं। बुजुर्ग तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा और बढ़कर उस भीड़ को चीरते हुए उस आदमी को कंधा देने लगा। अरे बाबा, ये क्या, आप तो इस आदमी को कंधा देने लग गए। खैर, मुझे रास्ता दो, मुझे आगे भी जाना है, रास्ता दो। शब्द सुनते ही सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। हल्की रोशनी में विजय की नज़र जब उनके चेहरों पर पड़ी तो उसके पसीने छूट गए। विजय के पैर वहीं रुक गए। उसका हाल ऐसा हो गया कि काटो तो खून नहीं। वो सोचने लगा, आज वो किस मुसीबत में फंस गया। जिस बात से वो डर रहा था उसी से उसका सामना हो गया। इतने सारे भूत उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। इस अंधेरी रात में वो जाए तो जाए कहाँ, इनसे बचकर भागना भी मुश्किल है। उसको चक्कर आने लगे। तभी वो बूढ़ा ठहाका मारकर हंसने लगा। उन भूतों ने उसको पकड़ लिया। उस भूतों ने सभी भूतों से कहा, लो मैं इसे ले आया, अब उड़ाओ दावत। दावत, इसका मतलब विजय समझ चुका था कि आज उसकी मौत निश्चित है। उसने चारों ओर देखा। पास ही वो शमशान था जहां अक्सर लोगों को दफनाया जाता था। डर की वजह से उसका दिमाग और हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। भूतों ने उसको पकड़कर ऊपर उछाला तो वो उस चारपाई पर जाकर गिरा। डर के मारे उसे मुंह से राम शब्द निकला और वो चारपाई पर से गिरा। वो लेटा भूत उठकर खड़ा हुआ और बोला, अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज मुझे मरना पड़ता। अब हम सब तुझे खाएंगे। इतना कहते ही उस प्रेत ने उसका गला दबाया। विजय ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ से उसके हाथों को दूर करने की कोशिश की, मगर सारे प्रयास बेकार हुए जा रहे थे। प्रेत की अपार ताकत के आगे इंसानी ताकत नाकाफी साबित हो रहे थे। तभी उसे ईश्वर का ध्यान आया। उसने अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट को पकड़कर हनुमान जी का स्मरण सच्चे मन से किया। ये क्या, हनुमान जी का सच्चे मन से स्मरण करते ही प्रेत की पकड़ कुछ ढीली होने लगी। विजय के मन में जीवन की कुछ जब आस उठी, उसने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का जप करना शुरू कर दिया। डर के मारे हनुमान चालीसा भी साफ साफ पढ़ी नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी का नाम करते ही मानो चमत्कार हो गया। मौत के मुंह में समाया विजय मौत को दूर भागता दिख रहा था। प्रेतों ने अचानक से वो चारपाई छोड़ दी और दूर भागने लगे। विजय के शरीर में मानो एक अजीब सी जान आ गई। वो लॉकेट पकड़े राम नाम लेते हुए दौड़ने लगा। इतना तेज शायद वो कभी नहीं दौड़ा था। पटरी की पगडंडी उसे किसी हाईवे से कम नहीं लग रहे थे। भागते भागते वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया, मगर वो सारे भूतों से उस रात वो कैसे बचा वो बस विजय ही जानता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सुरेश एक सीधा साधा आदमी था, बिल्कुल अपने काम से काम रखने वाला। सुबह उठकर अपने काम पर जाता और रात होते होते काम से घर वापस लौट जाता। घर पर बीवी और 2 बच्चे थे।
सुरेश उनको अपने जान से ज्यादा प्यार करता था। सुरेश ने कुछ दिन पहले ही एक नई जगह खरीदी थी अपने गैरेज के लिए। उसका काम भी उस जगह पर बढ़िया ही चल रहा था। बस परेशानी ये थी कि वो जगह थोड़ी सुनसान सी थी। हालांकि हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं थी, बिल्कुल करीब ही थी, मगर थोड़ी सुनसान थी। यानी कि आसपास थोड़े जंगल ज़्यादा थे और आसपास कोई घर भी नहीं था। हालांकि एक चाय की दुकान थी, मगर वो भी शाम होते होते बंद हो जाती थी। खैर, सुरेश को इन सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका काम उस जगह पर बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा था। मगर एक दिन सुरेश को एक परेशानी हो गई। सुरेश की गैरेज में आज पहली बार बहुत ही महंगी कार आई थी और उसके इंजन में कुछ खराबी थी, इसलिए सुरेश को उसे बनाने में थोड़ा समय लगने वाला था। मगर अब दिक्कत की बात यह थी कि वो इतनी महंगी कार एक रात के लिए सुरेश के गैरेज में ही रहेगी और सुरेश परेशान था कि वो इतनी महंगी कार को अकेले गैरेज में कैसे छोड़ेगा, क्योंकि वो इस जगह से अभी पूरी तरह से वाकिफ नहीं था। उसे नहीं पता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। पता नहीं इतनी महंगी कार को गैरेज में अकेले छोड़ना सही रहेगा भी या नहीं। कहीं कोई गाड़ी का पार्ट चोरी ना कर ले। अगर कोई चोरी कर लिया तो ये गाड़ी इतनी महंगी है कि वो पार्ट खरीदने में सुरेश को वापस से गैरेज बेचना पड़ेगा। इसलिए सुरेश ने सोचा क्यों ना आज की रात वो इस गाड़ी के साथ अपने गैरेज में ही रुक जाता है। अच्छा यही रहेगा कि वो रात भर रुक कर इस गाड़ी की पहरेदारी करे। यही उसके लिए बढ़िया है, वरना अगर कोई पार्ट चोरी हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सोचकर सुरेश ने अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया कि आज वो घर नहीं आएगा, तो सब लोग अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाओ। और फिर सुरेश वापस से अपने काम पर लग गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। चाय वाला बस अपनी दुकान बंद ही कर रहा था, मगर उसने देखा कि सुरेश अभी भी अपने काम पर ही लगा हुआ है। वो अपनी दुकान बंद करके सुरेश के गैरेज के पास आया और बोला, अरे सुरेश भैया, आज आप घर नहीं जाओगे क्या? आज तो वक्त हो चला है आपके घर जाने का। तो इस पर सुरेश ने कहा, अरे नहीं भाई, देखो इतनी महंगी गाड़ी आई है, अगर मैं इसे छोड़कर ऐसे ही घर चला गया तो पता नहीं क्या हो जाए। अगर कोई गाड़ी का पार्ट वार्ट चोरी हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सोच रहा हूँ कि आज रात यहीं रुक जाऊँ रात भर, क्या बोलते हो? तो इस पर उस चाय वाले ने एक नज़र सुरेश की तरफ देखा और फिर कहा, भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप नहीं जानते ये इलाका रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस पर सुरेश ने कहा, क्या सही नहीं है मतलब? क्या होता है इस इलाके में रात को? चोरी डकैती होती है क्या? तो इस पर उस चाय वाले ने कहा, अरे भैया चोरी डकैती का कोई बात नहीं है, आप नहीं जानते इस रास्ते पर आत्माओं का वास है। इस पर सुरेश ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भैया आत्माओं से हम निपट लेंगे, चोर डकैत तो नहीं है ना, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चाय वाले ने सुरेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो रात गए इस जगह पर ना रुके, मगर उसने एक नहीं सुनी, जिसके बाद चाय वाला भी थक हार कर अपने घर चला गया और सुरेश अब वहाँ पर पूरी तरह से अकेला था। उसने आसपास नज़र डाली तो अंधेरा होने के बाद वाकई में वो जगह थोड़ी अजीब सी लग रहे थे। आसपास ना तो कोई इंसान और ना ही कोई खुली दुकान, बस जंगल ही था आसपास। सुरेश ने सोचा कि अब आज बहुत काम कर लिया, अब हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम करेगा। जिसके बाद उसने वैसा ही किया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया
और एक खटिया में अपने गैरेज के अंदर ही लेट गया। लेटे लेटे ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक जब उसकी आंख खुली तो उसने पास ही में टंगी घड़ी पर वक्त देखा। वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। उसकी आंख खुलते ही अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत हो और वो अजीब तरीके से रो रही हो। आवाज गैरेज के बाहर से आ रही थी। सुरेश को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात गए कोई औरत इस जगह पर क्यों ही रोएगी, मगर उसने सोचा कि रास्ता है, हो सकता है किसी की कोई मदद की ज़रूरत हो। यही सोचकर वो अपने गैरेज से बाहर निकला तो देखा कि वहीं पास ही में एक औरत रोते हुए इधर से उधर घूम रही है। उसने उस औरत को आवाज़ लगाई, अरे बहन जी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं, कोई दिक्कत है क्या? मगर इस पर उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस इधर उधर करती हुई रोती रही। सुरेश ने वापस से आवाज़ लगाई, अरे कोई मदद चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं शायद कोई मदद कर दूं। तभी उस औरत ने एकदम से अपना चेहरा सुरेश की तरफ घुमाया। सुरेश ने जब उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मानो कुछ अजीब सा लटक रहा था, जैसे इंसानी शरीर की अतलियां, मगर पूरी तरह से खून से सनी हुई। उसका चेहरा भी पूरी तरह से खून से लिपटा हुआ था और उस लाल चेहरे के बीच से उसकी बल्ब जैसी चमकती सफ़ेद आंखें। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बला है, मगर वो इतना तो समझ ही गया था कि ये जो कोई भी है ये कोई इंसान नहीं है। तभी वो औरत या वो जो कोई भी चीज़ थी वो एकदम से सुरेश की तरफ बढ़ने लगी। सुरेश समझ गया कि अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा। उसने तुरंत गैरेज के अंदर अपना कदम बढ़ाया और जल्दी से लोहे का दरवाज़ा बंद कर अपनी गैरेज के अंदर आकर खाट पर दुबक कर बैठ गया। वो औरत अब सुरेश को देख नहीं पा रही थी क्योंकि दरवाज़ा लोहे का और पूरी तरह से कवर था। जिसके बाद सुरेश ने किसी तरह से रात वहीं बिताई और अगली सुबह जब वो चाय वाला आया तो उसे पूरी बात बताई। इस पर उस चाय वाले ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था भैया कि यहाँ मत रुको, ये जगह बढ़िया नहीं है रात के लिए। दिन में तो ठीक है मगर रात में यहाँ आत्मा वात्मा घूमती फिरती है, इसलिए तो मैं भी नहीं रुकता, वरना मेरी तो चाय की दुकान है, मैं तो रुकता ही। जिसके बाद सुरेश ने रात में कभी भी वहाँ पर रुकना सही नहीं समझा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।